नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। आज अपने 49 डे चैलेंज का डे 15 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई टेस्ट सीरीज नंबर 3, जिसके अंदर हम 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे या तो छोटे क्वेश्चन की तैयारी करते हैं या फिर बड़े 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करते हैं और उसी बीच उनके ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके अंदर कमी आ जाती है। उनकी वो जो तैयारी है उस ढंग से नहीं करते जितनी उन्हें करनी चाहिए थी और वहाँ से उनके 20 नंबर खतरे में पड़ जाते हैं और बोर्ड एग्जाम के अंदर 20 अंक यानी 25% का वेटेज और आप 25% का रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए आपको जुड़े जाना है अरावली पाठशाला के साथ ताकि उन 20 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। हम रेगुलर आपके लिए इस टेस्ट सीरीज के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर 10 अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसी प्रकार से हम भी आपके लिए डेली 10 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसके अंदर प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन शामिल होगा। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 उनसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो वहां से हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन शामिल नहीं किए हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 यहाँ से हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां से हमने सभी प्रश्नों को एनालाइज किया है, वहां से उनका डिफिकल्टी लेवल और उन सवालों की साइज कि वो सवाल कितने लंबे हैं उनकी लेंथ को परखा है और उसी के आधार पर हमने 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए हैं। तो रेगुलर आपको क्लास के साथ में जुड़े रहना है ताकि उन 2 मार्क्स के क्वेश्चन की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए और बोर्ड एग्जाम के अंदर उन 20 नंबर के लिए आपको बिल्कुल भी समस्या का सामना न करना पड़े। आपके वहां पर 20 में से 20 अंक आएंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं अगर आप इस टेस्ट सीरीज नंबर 3 के साथ में जुड़े रहेंगे। वैसे आपको ये 49 दिनों का जो चैलेंज है इसको कंप्लीट करना है। अगर आपने ये चैलेंज कंप्लीट किया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 80 में से 80 अंक आएंगे, इसकी पूरी की पूरी गारंटी रहेगी। जब एग्जाम कंप्लीट होगा तो उसके बाद में हम आपको पेपर का एनालाइज करके भी बताएंगे कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व किए हैं इन 49 दिनों में, जहीं से सारे के सारे प्रश्न वो आए हुए रहेंगे। तो जुड़े जाना है हमारे चैनल के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर देना है और इसको शेयर इतना करना है कि आपके जो दोस्त वगैरह हैं वो इस क्लास से मिस ना हो, क्योंकि अपने भविष्य के साथ में अपने दोस्तों के भविष्य की भी चिंता करनी है। स्टार्ट करें अपने पहले 2 नंबर के क्वेश्चन के साथ। चैप्टर नंबर 1 के पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो √3 है उसको अपरिमेय सिद्ध करना है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जो भी संख्या रूट के अंदर है और वो रूट के बाहर पूरी नहीं आ रही है, यानी उसका कुछ भाग है वो रूट के अंदर बच रहा है, तब वो अपरिमेय होगी। क्योंकि उसकी अगर हम वैल्यू निकालने जाएं, भाग विधि से अगर उसकी वैल्यू निकालें तो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद में इस प्रकार से आएगी कि कभी खत्म नहीं होगी और पीछे संख्याएं भी इस प्रकार से रिपीट होगी कि उनका कोई सीक्वेंस नहीं होगा, यानी अलग प्रकार से वो रिपीट होती रहेगी। वहां पर जो आवृत्ति है वो किसी एक निश्चित क्रम में नहीं होगी, इसलिए उसका जो दशमलव प्रसार है वो हम अशांत अनावृत कहते हैं और जब दशमलव प्रसार अशांत अनावृत आता है तो वो संख्या अपरिमेय कहलाती है और जब दशमलव प्रसार शांत आता है या फिर अशांत आवृत आता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि अपरिमेय है, लेकिन इसको सिद्ध किस प्रकार से करेंगे। अब परिमेय संख्या को लिखने का अपने पास तरीका है, अपरिमेय को अपने पास लिखने का कोई तरीका ही नहीं है, तो इसको सिद्ध करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको सिद्ध करने के लिए भी हम परिमेय की सहायता लेते हैं और वहां पर हम जो मेथड यूज करते हैं उसे हम कहते हैं भूल वाली विधि, यानी हम त्रुटिपूर्ण कल्पना करेंगे और उसी कल्पना को हम गलत ठहराएंगे। पहले हम गलत कल्पना करेंगे और उसी कल्पना को हम कहेंगे कि अपनी जो कल्पना थी वो गलत थी। अगर हमने सही कल्पना की होती तो सही आता, गलत कल्पना की है इसलिए गलत आया है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो अपरिमेय हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिखाना है कि √3 है वो अपरिमेय है। अगर इसको अपरिमेय भी दिखाना है तो पहले इसको परिमेय मानना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 क्या है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो उस परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को लिखने का जो मानक रूप होता है वो P/Q होता है, यानी जब भी संख्या बटे के रूप में लिखी जाए यानी उसको हम परिमेय कह सकते हैं। तो √3 को हमने P/Q में लिखा है क्योंकि इसको हमने क्या माना है?
परिमेय माना है। अब यहां पर ये जो ब्रैकेट के अंदर हम चीज लिख रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लिख रहे हैं कि P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक है, यानी पूरी पूरी संख्या है। अब यहां पर हमने धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी नहीं लिखा है, यानी ये पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन ये पूर्णांक है, यानी जो संख्या होगी वो पॉइंट में नहीं रहेगी, वो पूरा का पूरा मान अपना रखेगी। यानी P तथा Q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है, पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है। अब इसको समझ लेना है, सह अभाज्य यानी ये आपस में अभाज्य है, ये दोनों एक दूसरे को काटेगी नहीं, यानी दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर होता तो वो कट जाता। यहां पर कहा है कि सहअभाज्य है, मतलब एक दूसरे के अंदर भाग नहीं जाएगा। अब भाग कब नहीं जाता है? जब वो दोनों संख्याएं अभाज्य होती हैं, यानी ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों के अंदर मौजूद नहीं है, तब ये क्या रहेगा? परिमेय रहेगा। अब ये जो भाग में Q है उसको उधर लेके जाए तो ये हो जाएगा √3Q बराबर P। अब जब तक ये रूट साथ में है तब तक इसको हल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये रूट यहां से चला जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये बनेगा √3Q का स्क्वायर और इधर हो जाएगा P का स्क्वायर। √3 का भी ये स्क्वायर है और Q का भी स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर होगा तो रूट चला जाएगा, केवल 3 बचेगा और ये आएगा Q का स्क्वायर और बराबर में रहेगा P स्क्वायर। यानी अपने पास आया 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब 3 है वो Q स्क्वायर के साथ में गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में, तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 3, यानी बराबर का निशान है, यानी ये बता रहा है कि P स्क्वायर के अंदर 3 का भाग जाता है, तब जाके अपने पास Q का स्क्वायर आता है, यानी यहाँ पर बटे में 3 है और उससे Q स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, यानी P स्क्वायर के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तभी यहाँ पर ये दूसरी वैल्यू आई है Q स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P स्क्वायर के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर लिखना है लिखेंगे P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अतः अब देखिएगा P का स्क्वायर, यानी मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, उसके अंदर किसका भाग जा रहा है? 3 का। हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसके अंदर 3 का भाग जाता है, तो ये लिखा है P का स्क्वायर, उसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो जो P है उसके अंदर भी तो 3 का भाग जाएगा, यानी ये जो 3 है उसके अंदर भी तो 3 का भाग जाता है। आप चाहे कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हमने लिखा 36, उसके अंदर 3 का भाग जाता है, 36 के अंदर किसका भाग जाता है? 3 का। तो 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर, यानी 6 के स्क्वायर के अंदर 3 का भाग जा रहा है। 36 में 3 का भाग जाता है 12 आता है, और 36 को हमने लिखा है 6 का स्क्वायर। तो अगर मैं 6 को P कहूं तो P के स्क्वायर के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो क्या 6 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा? 6 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा, यानी P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो ये जो P है वो भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः P भी 3 से विभाज्य होगा। P स्क्वायर के अंदर 3 का भाग जा रहा है, मतलब P के अंदर भी 3 का भाग जाएगा, अतः P भी 3 से विभाज्य होगा। यानी यहां पर हमें पता चल गया कि ये जो P स्क्वायर है इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, यानी 3 का भाग जाएगा तो ऊपर वाली जो संख्या है वो 3 के गुणा वाली होगी। इसको वापस यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था 6 के स्क्वायर के अंदर
3 का भाग जा रहा है, यानी ये जो 6 है इसमें भी 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग क्यों जाता है? क्योंकि 6 को हम लिखते हैं 2 गुणा 3 और बटे में कितना लिखें? 3। तो 6 में 3 का भाग इसलिए गया क्योंकि 6 के अंदर 3 के गुणे वाली संख्या है, यानी 3 गुणा 2 है, यानी यहाँ पर 3 मौजूद है, यानी जो P है उसके अंदर 3 के गुणा वाली कोई ना कोई संख्या मौजूद है, तभी 3 का भाग जा रहा है। अगर यहाँ पर 3 नहीं होता तो 3 का भाग नहीं जाता। तो ये जो P है इसके अंदर 3 के गुणा वाली कोई ना कोई संख्या है, तो इसको अगर मैं कहूँ R, 2 को क्या कहे? R, जो कि कोई गुणांक है, तो ये ऊपर जो संख्या है वो 3R के रूप में लिखी हुई है, तभी 3 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर हम P की जगह 3R लिख सकते हैं। ये जो P है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा R। तो यहाँ पर हमें लिख देना है P बराबर 3R, क्योंकि 3 का भाग जा रहा है मतलब ऊपर 3 के गुणा वाली कोई ना कोई संख्या जरूर मौजूद है, तो वो 3 के गुणा वाली हमने संख्या लिखी 3R, तो P की जगह हम 3R लिख सकते हैं। तो ये अपने पास है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3। क्यू स्क्वायर बराबर क्या है? पी स्क्वायर बटे 3, और P की जगह हम क्या रख रहे हैं? 3R, तो ये हो जाएगा 3R का स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर 3R का स्क्वायर है, यानी 3 का भी स्क्वायर है, R का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर तो होता है 9, R का स्क्वायर R स्क्वायर और बटे में 3 से 9 को काटे तो ये अपने पास आ गया 3R स्क्वायर। अब ये 3 है वो R स्क्वायर के साथ में गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्यू स्क्वायर के अंदर भाग में, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर R स्क्वायर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तब जाके अपने पास R स्क्वायर आ रहा है, यानी क्यू स्क्वायर के अंदर 3 का भाग वास्तव में जा रहा है तभी R स्क्वायर आया है। तो यहाँ पर लिखना है कि क्यू स्क्वायर के अंदर 3 का भाग जा रहा है, यानी क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब क्यू स्क्वायर के अंदर 3 का भाग जा रहा है मतलब क्यू के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पी स्क्वायर के अंदर लगाया वो का वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, यानी क्यू स्क्वायर के अंदर भी 3 का भाग जा रहा है। तो यहां पर क्या पता चला? हमने यहां पर लिखा था कि P तथा Q पूर्णांक और सहभाज्य है, यानी P और Q के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अभी क्या पता चला कि जो P है वो 3 के गुणा वाली कोई ना कोई संख्या है, और Q स्क्वायर के अंदर भी 3 का भाग जा रहा है, Q में भी 3 का भाग जा रहा है, मतलब Q के अंदर भी 3 के गुणा वाली कोई ना कोई संख्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P और Q है, तो P में भी 3 के गुणा वाली संख्या है, Q में भी 3 के गुणा वाली संख्या है, मतलब दोनों के अंदर उभयनिष्ठ रूप से 3 आ रहा है। दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, जबकि यहां पर हमने कहा था दोनों सहभाज्य हैं, यानी जो हमने कहा था उसका हमें विरोधाभास मिल गया है। अब ये विरोधाभास क्यों मिला? क्योंकि हमने इसे परिमेय माना था और ये वास्तव में परिमेय नहीं थी, हमने गलत कल्पना की है, इसलिए ऐसा आया है। अगर सही कल्पना करते तो सही आता। इसका मतलब ये √3 है वो परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर लिख देना है P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तीन प्राप्त हो रहा है, जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि P तथा Q सह अभाज्य है। ये भी विरोधाभास मिल गया। अब ये विरोधाभास हमें क्यों मिला है? क्योंकि हमने यहाँ पर गलत कल्पना की थी कि ये परिमेय है, ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। ये अपनी गलत कल्पना थी, इसके कारण ये
परिमेय माना है हमने। तो कहा है कि यह विरोधाभास में मिलता है कि P तथा Q सह अभाज्य है। ये हमें विरोधाभास मिला है, तो यहां पर कहेंगे यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना या फिर कहें त्रुटिपूर्ण कल्पना, यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपने √3 है वो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। अब ये जो सवाल है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 नंबर के अंदर 100% पूछा जाएगा। यानी इसकी पूरी गारंटी है कि ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर अपने पास 2 तरीके होते हैं अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के, और वो जो संख्या अपने पास पूछी जाती है वो भी 2 तरीके की होती हैं। एक तो ये डायरेक्ट अपरिमेय संख्या कि एक ही मान है और उसको अपरिमेय दिखाना है, जहां पर आपको नॉर्मली पूछा जाता है √2, √3 और √5, यानी ये 3 संख्या है जिसको हमें अपरिमेय दर्शाना है। और दूसरा एक तरीका है जिसके अंदर अपने पास अपरिमेय और परिमेय का युग्म दिया जाएगा, जिसके अंदर अपरिमेय संख्या भी होगी और परिमेय संख्या भी होगी। वो किसी भी गणितीय संक्रिया द्वारा आपस में जुड़ी होगी। वो गणितीय संक्रिया जोड़ हो सकती है, बाकी हो सकती है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है। उसके द्वारा वो दोनों परिमेय और अपरिमेय आपस में जुड़ी होगी। जब भी परिमेय और अपरिमेय आपस में गणितीय संक्रिया करते हैं तो जो पूरा अपने पास ग्रुप बनता है वो पूरा का पूरा ही अपरिमेय हो जाता है। तो वो परिमेय और अपरिमेय आपस में जुड़ी होगी, उसको अपरिमेय सिद्ध करना होगा। तो उसको जब हम इसकी नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर शामिल करेंगे और वहां से उसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए आपको क्लास के साथ में रेगुलर जुड़े रहना है। फिलहाल हमने √3 को अपरिमेय सिद्ध किया है, तो आपको इसी के जैसे √2 और √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। लिखने का तरीका आपको सेम रखना है, पहले ये और उसके बाद में ये पूरा। अगर यही लैंग्वेज आप कॉपी करते हैं तो समझ लीजिए आपके 2 में से 2 नंबर कंप्लीट आएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है द्विघात बहुपद 2x² - 6x + 4 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल लिखना है। ये जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, उसकी हमें इसके मानक रूप के साथ में पहले तुलना करनी पड़ेगी, ताकि हमें जो x² x और अचर पद है इन सभी के हमें गुणांक मिल सके। तो द्विघात बहुपद हैं जो लिखा हुआ है 2x² - 6x + 4, इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर जो द्विघात समीकरण है, जो द्विघात बहुपद है, माफ कीजिए, उसकी तुलना हम उसके मानक रूप के साथ में कर रहे हैं। तो जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, यानी यहाँ पर a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 2। x का गुणांक b होता है, तो x का गुणांक है -6, ये b की वैल्यू आ जाएगी। और जो अचर पद है वो c कहलाता है, तो अचर पद क्या है अपने पास 4, तो ये हो जाएगा c का मान। अब हमें शून्यकों का योगफल लिखना है, गुणनफल लिखना है। तो वैसे चाहे तो इस द्विघात बहुपद को हम हल करें, गुणनखंड विधि द्वारा इसके शून्यक निकालें, उनको जोड़ें और उनका गुणा करके भी बता सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पर उनकी सहायता लेनी है और उसके द्वारा योगफल और गुणनफल दिखाना है। यहाँ पर हम इस द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वो हम लिखते हैं -x का गुणांक
बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। अब माइनस एक्स का गुणा, यानी माइनस तो ऐसे का ऐसे, और x का गुणांक हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, तो x का गुणांक b है, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस b। यानी हम यहाँ पर तुलना करें तो x का गुणांक b है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं, उसमें क्या क्या लिखेंगे, माइनस का माइनस और x का गुणांक, यानी x का गुणांक b है, तो क्या लिख दिया b बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो बटे में क्या जाएगा a। यानी शून्यकों का अगर मैं योगफल निकालना है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रखते हैं माइनस b बटे a, जहां पर b क्या होता है x का गुणांक और a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणा। तो यहां पर हमें ये वैल्यू लिख देनी है, माइनस का चिन्ह, फिर b का मान है -6, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है और b का मान अलग से है -6, तो दोनों माइनस पास में आएंगे, गुणा हो जाएगा प्लस बनेगा, तो हो जाएगा प्लस का 6 और बटे में a, यानी 2 से 6 काटा, कितना आ गया 3, यानी जो शून्यक हैं उनका योगफल अपने पास कितना आ गया है, योगफल आ गया है 3। अब अगर हम गुणनफल लिखें, शून्यकों का गुणनफल, तो उसके लिए हम लिखते हैं अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा, तो अचर पद क्या है अपने पास c है, ये आ जाएगा c, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, तो हो जाएगा c बटे a। c का मान कितना है 4 है, a का मान कितना है 2 है, 4 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी शून्यकों का योगफल आया अपने पास 3 और गुणनफल कितना आ गया प्लस का 2। तो इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल लिख सकते हैं। आपको योगफल के लिए डायरेक्ट याद रखना है -b बटे a और गुणनफल के लिए याद रखना है c बटे a। अब ये जो शून्यक होते हैं उसमें एक शून्यक को हम अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यकों को हमने जोड़ दिया है, यानी ये शून्यकों का योगफल है -b बटे a और अल्फा गुणा बीटा, यानी दोनों शून्यकों का गुणा, उसको लिखते हैं c बटे a। तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखते हैं, इसकी सहायता से हम किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल लिख सकते हैं। अगला सवाल चैप्टर नंबर 3 से है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है 26 है, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या अगर हम घटाएंगे तो अपने पास अंतर के रूप में 26 मिलेगा। कितना मिलेगा 26। तो अगर मैं एक संख्या को x कहूं, दूसरी संख्या को y कहूं और ये कहे कि x बड़ा है y छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो अंतर आएगा और वो अंतर कितना लिखना है 26 लिखना है। फिर कहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो जो छोटी संख्या है उसका 3 गुना करेंगे तो बड़ी संख्या के बराबर मान मिलेगा, तो हमें वो छोटी संख्या का 3 गुना करके बड़ी संख्या के बराबर दिखाना है। वहां से दो समीकरण बनेंगे, उनको हल करना है। लिखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिखे माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या वो लिखी हमने x तथा छोटी संख्या बड़ी संख्या x लिखी है, छोटी संख्या y लिखी है। तो अंतर कितना है 26 है, तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं दो स्थिति दे रखी है। तो पहली स्थिति के अंदर कहा है कि अंतर 26 है, ये पहली स्थिति है यहां से यहां तक, और ये दूसरी स्थिति है। तो पहली स्थिति के अंदर क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर कब आता है जब बड़े में से छोटा घटाते हैं, यानी बड़ा है x, उसके अंदर से क्या घटाए y, तो कितना आ जाएगा 26। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार स्थिति सेकंड देखते हैं कि दूसरी स्थिति के अंदर क्या कहा गया है। दूसरी स्थिति में कहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब जो छोटी संख्या होगी उसका 3 गुना करेंगे तभी तो बड़े के बराबर आएगा,
अगर हम कहें कि x बराबर y, तो क्या ये जो बात लिखी है उसको ये संतुष्ट कर रहा है? ये बता रहा है कि दोनों बराबर हैं, जबकि यहाँ पर लिखा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी ये हमने जो लिखा है वो गलत है। अब x बड़ा है, y छोटा है, अगर तराजू पर अगर रखना है, बराबर ही करना है, तो अगर इस स्थिति में होगा तो वजन किस ओर ज्यादा है? x की ओर, क्योंकि ये बड़ा है। तो अभी ये तराजू है वो इस ओर झुका हुआ है, हमें बराबर करने के लिए वजन तो इधर रखना पड़ेगा, और वजन कितना रखना है वो यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है 3 गुना। 3 गुना मतलब 3 का क्या करना है? गुणा करना है। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे तब जाके ये क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ पर y का गुणा किसके साथ हो जाएगा? 3 के साथ, तब जाके ये दोनों संतुलित हो जाएंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 3y। ये हो गया समीकरण 2। अगर हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखें तो x की जगह कितना हो जाएगा? 3y। 3y में से y घटाएंगे, 26 है, 2y बराबर 26 आएगा, y का मान मिल जाएगा। फिर y का मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास x का मान भी आ जाएगा, यानी समीकरण 2 का मान 1 में रखना है। समीकरण 2 का मान 1 में रखने, समीकरण 2 का मान किस में रखना है? 1 में, यानी x की जगह 3y पुट करना है। तो अपने पास ये क्या बन जाएगा? 3y माइनस y, x की जगह हम 3y रख चुके हैं, बराबर में कितना है? 26। 3y में से y गया तो 2y, 2y बराबर 26, y बराबर आ जाएगा 26/2, y बराबर आ गया 13। यानी जो छोटी संख्या थी वो अपने पास आ गई है। अब ये y का मान अगर मैं समीकरण 1 या 2 जहां रखना चाहे वहां पर रखें तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये y का मान रखते हैं समीकरण 2 में, 1 में रखेंगे तो भी मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान किस में रखते हैं? समीकरण 2 में। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 इंटू 13, y की जगह 13 लिख दिया, 3y था, 3 गुना 13, तो x बराबर आ गया 39। दोनों संख्या पूछी थी, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई अपने पास? बड़ी संख्या जिसको हमने क्या माना था? x, और उसका मान आ गया अपने पास 39। छोटी संख्या हमने क्या मानी थी? छोटी संख्या हमने मानी थी y, तो y का मान कितना आ गया? 13। अब देखना, आप चेक भी कर सकते हैं, अंतर 26 है, 39 में से 13 घटाते 26 आता है, और 13 का 3 गुना करते हैं तो 39 आता है, यानी जो मान निकाले वो अपने करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमने ये जो मेथड यूज किया है उसके अंदर क्या किया है कि यहाँ से मान है वो इसके अंदर प्रतिस्थापित किया है। तो ये जो मेथड है वो प्रतिस्थापन कहलाता है। ये मेथड क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। अपने पास एक और विधि होती है जिसके अंदर हम x और y, ये जो दो चर हैं, उसमें से एक चर को गायब कर देते हैं, यानी या तो x को गायब कर देंगे या फिर y को। तो उसको गायब करना यानी विलोप करना, तो उस मेथड को हम कहते हैं विलोपन विधि। तो अपने पास ये दो मेथड हैं, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन, जिसके द्वारा हम ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म हल करेंगे। अगला सवाल, प्रथम अजार धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। ये जो चैप्टर है अपने पास 5 समांतर श्रेणी एपी, वहां से पूछा गया है कि प्रथम हजार धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। अब प्रथम हजार धन पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं? धन पूर्णांक 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये चलता रहेगा, और लास्ट में अपने पास हजार धन पूर्णांक तक जाना है। तो लास्ट में धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? 1000। तो ये अपने पास एक एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। आप देख सकते हैं प्रत्येक पद के अंदर एक जुड़ता है तभी अगला धन पूर्णांक आता है, यानी सब जगह जो अंतर है वो बराबर आ रहा है, यानी सार्वंतर बराबर है, यानी एक एपी है। तो इसको हम एपी कहेंगे। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। यहां पर अगर प्रथम पद लिखने जाए, प्रथम पद लिखने जाए, प्रथम पद को हम ए कहते हैं, उसका मान कितना हो जाएगा? 1। फिर हम लिखेंगे सार्वंतर, जिसे हम कहते हैं डी, वो हम ज्ञात करते हैं A2 में से A1 घटाकर। A2 का मान है 2,
A1 यानी पहला पद, A2 यानी दूसरा पद, और A1 को हम A भी कहते हैं। तो जो प्रथम पद है उसको A1 और A दोनों नाम दिए जाते हैं। तो A2 में से A1 घटा रहे हैं, यानी पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना है। तो आप इस AP के किसी भी पद में से उसके आगे वाला पद घटाएंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो सारवंतर कहलाएगा, जिसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 - 1 d बराबर आ जाएगा 1। प्रथम पद आ गया, सारवंतर आ गया। अब देखें तो यहां पर अपने पास लास्ट वाली संख्या भी लिखी हुई है, यानी अंतिम पद भी है अपने पास। अंतिम पद जिसे हम an भी बोलते हैं और चाहे तो l भी लिख सकते हैं। an मतलब nवा पद और l मतलब लास्ट पद। तो ये अपने पास अंतिम पद दे रखा है 1000। अब इसका योग करना है तो आप बीच में प्लस का निशान लगाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि योग को नॉर्मली प्लस के रूप में लिखते हैं। तो आप इस AP के बीच में सब जगह क्या लगा सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं। योग ज्ञात करने के लिए हम योग का सूत्र लगाते हैं, SN n/2। अब दो तरीके हैं, जो फॉर्मूला है वो दो तरीके से लिखा जाता है, 2a + n - 1 d, या फिर लिख सकते हैं n/2 a + an। यानी अगर इस 2a को तोड़ा जाए तो a + a में टूटेगा, तो आगे वाले a को छोड़ दें, पीछे जो बचेगा a + n - 1 d, वो an का फॉर्मूला होता है। और इस सवाल के अंदर हमें an का मान दे रखा है, तो आप डायरेक्ट an भी यूज कर सकते हैं। यानी इस फॉर्मूले से भी इसका मान आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यानी n यानी पदों की संख्या वो दे रखी है, कितनी है, 1000 है। ये सारे मान यहां पर रखें तो हो जाएगा s 1000, यानी 1000 पदों का सम। s मतलब सम, सम यानी योग। n पदों की संख्या कितनी है, 1000, तो हो जाएगा 1000/2। a + an, a का मान है 1 और an का मान है 1000। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। और 1 + 1000 ये हो जाएगा 1001। 500 के साथ में गुणा करना है, तो 5005 और 2 जीरो आ जाएंगे पीछे। यानी पहले आप 5 का अंदर गुणा कराए तो हो जाएगा 5005, 2 जीरो है तो पीछे आ जाएंगे 2 जीरो, यानी ये हो जाएगा 500 500। ये आ गया अपने पास प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला सवाल है अपने पास कि आकृति में QR/QS बराबर QT/PR तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। दर्शाना है कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। तो ये अपने पास डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर अपने पास कुछ गिवन है और हमें प्रूव ये करना है। तो पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है अपने पास, क्योंकि ये सिद्ध करने का सवाल है तो इसके अंदर गिवन, प्रूव क्या करना है वो, और उसका प्रूफ, ये तीनों चीजें हमें लिखनी है। तो दिया हुआ है QR बटे में QS बराबर QT/PR, यानी ये भुजाओं के अनुपात है। तो जब भी ये भुजाओं के अनुपात आते हैं तो आपको समझ जाना है कि ऊपर वाले जो दोनों मान हैं वो अलग त्रिभुज के हैं और जो बटे वाले दोनों मान हैं वो अलग त्रिभुज के हैं। ये आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाली दोनों वैल्यू वो अलग ट्राइंगल से ली गई है, नीचे वाली दोनों भुजाओं की जो नाम है वो अलग ट्राइंगल से लिए गए। तो हमें उन्हीं ट्राइंगल को चुनना है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये भी दिए हुए हैं, यानी एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है। सिद्ध क्या करना है वो भी सवाल में दिया हुआ है, यानी ये दोनों चीजें तो आपको सवाल से ही लिखनी है कि गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है तो यहां पर हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को चुनेंगे और आप देख सकते हैं ये जो भुजा है QR और QT, ऊपर वाले QR यहां से लेकर यहां तक, QT यहां से लेकर यहां तक, यानी ये बड़े त्रिभुज की दोनों भुजा हैं।
और बड़ा त्रिभुज ही है अपने पास टी क्यू आर, यानी हमें एक तो त्रिभुज चुनना है टी क्यू आर, और दूसरा त्रिभुज यहां पर लिखा हुआ है पी क्यू एस। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं कि क्यू एस छोटी भुजा है, पी आर ये भी छोटी भुजा है, लेकिन इन दोनों भुजाओं का आपस में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। डायरेक्ट देखें तो क्यू एस और पी आर ये कौन से त्रिभुज से संबंधित है वो हमें पता नहीं है, लेकिन यहां पर हमें जो त्रिभुज सिद्ध करना है उसकी सहायता ले, तो आगे जब हम एंगल वाली प्रॉपर्टी देखेंगे तो सारी चीजें वो क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज टी क्यू आर व त्रिभुज पी क्यू एस में। अगर रफली यहां से हम अगर ट्राइंगल बाहर निकालते हैं जिसके अंदर एंगल 1 और एंगल 2 बने हुए हैं, उस वाले ट्राइंगल को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वो अपने पास शायद कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर है एंगल 1, यहाँ पर एंगल 2, यहाँ पर R है, यहाँ पर बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु Q है। अब सवाल में कहा है एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अगर ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने वाली जो भुजा होगी वो भी तो बराबर आएगी, क्योंकि समान कोण की जो सामने वाली भुजा है यानी जो सम्मुख भुजा है वो अपने पास बराबर होती है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, एक के सामने भुजा है पी आर और 2 के सामने वाली भुजा क्या है पी क्यू, यानी ये पी आर और पी क्यू भी आपस में क्या हो जाएगी बराबर। इस सवाल में जो समझने लायक चीज है वो यही है कि पी आर और पी क्यू आपस में क्या हो जाएगी बराबर। और जब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यू टी बटे पी आर, तो जो पी आर भुजा है वो पी आर भुजा पी क्यू एस त्रिभुज के अंदर नहीं आ रही है, तो उस पी आर भुजा को उठाकर हम क्या कर सकते हैं पी क्यू लिख सकते हैं। इस पी आर को हटा दें और उसकी जगह क्या लिख दें पी क्यू, तो अपने पास ये जो पी क्यू है वो त्रिभुज पी क्यू एस के अंदर आ रही है। तो पी क्यू एस के में 2 भुजाओं के अनुपात मिलते हैं और जो त्रिभुज टी क्यू आर है उसकी भी 2 भुजाओं के अनुपात मिलते हैं, यानी यहाँ पर अपने पास 2 भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे। और जो एंगल है एंगल 1 वो दोनों त्रिभुजों के अंदर आ रहा है, तो ऐसे एस की प्रॉपर्टी के द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। यानी अगर ये चीज समझ ली तो समझ लो सवाल अपने हो गया है। तो इस ट्राइंगल को यहाँ पर मिटा देते हैं और आप चाहे तो इसको रफली साइड में रख भी सकते हैं। ये वाला पॉइंट था अपने आर। कि त्रिभुज टी क्यू आर व त्रिभुज पी क्यू एस के अंदर हम लिख सकते हैं कि क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। ये सवाल में दिया हुआ है, यानी ये गिवन है, ये सवाल में दिया हुआ है। यहां पर हम क्या करते हैं कि जो पी आर है इसको हटाकर लिखते हैं पी क्यू। पी आर है वो किसके बराबर है पी क्यू के बराबर। इसका कारण आप पीछे लिख सकते हैं कि एंगल 1 है वो किसके बराबर है एंगल 2 के, यानी समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है, यानी पी आर को हटाकर पी क्यू लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा अपने पास क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, यानी क्यू आर और क्यू एस एक भुजा का अनुपात आ गया। अब देख लेना क्यू आर कहाँ पर है क्यू एस कहाँ पर है। क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, क्यू एस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, यानी इस बड़ी भुजा और इस छोटी भुजा का अनुपात बराबर आ रहा है। किसके बराबर क्यू टी और पी क्यू के बराबर। क्यू टी ये वाली और पी क्यू ये वाली, यानी यहाँ पर दोनों भुजाओं के बराबर मान आ गए, यहाँ पर भी अनुपात बराबर आ गया। और ये जो कोण 1 है वो इन दोनों समानुपाती भुजाओं के बीच में है, यानी एंगल 1 है वो दोनों के अंदर कॉमन है। जो क्यू वाला पॉइंट है वो पी क्यू एस के अंदर भी है और टी क्यू आर के अंदर भी है। तो लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 1, यानी 2 भुजाओं के अनुपात तो यहाँ पर बराबर हो गए और उनके बीच का ये एंगल बराबर आ गया। तो प्रॉपर्टी आ जाएगी अपने पास एस ए एस के नियमानुसार। एस ए एस के नियमानुसार जो त्रिभुज पी क्यू एस है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी ये दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों समरूप आएंगे क्योंकि 2 भुजाओं के अनुपात बराबर आ रहे हैं और उन समानुपाती भुजाओं के बीच का जो कोण है वो भी बराबर आ रहा है, यानी एस ए एस की प्रॉपर्टी हो जाएगी, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाएंगे। अगला सवाल, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कि P और Q अपने पास 2 पॉइंट हैं और उनके बीच की दूरी दे रखी है वो 10 मात्रक है।
तो उनके बीच की दूरी 10 मात्रक लिखते हुए उसको हल करना है और y की वैल्यू निकालनी है। अगर हम कहें कि यहाँ पर अपने पास पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -3, यहाँ पर पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट हैं 10, y, और उनके बीच की दूरी कितनी ले रखी है 10 मात्रक, यानी उनके बीच में डिस्टेंस है 10 मात्रक। तो इनके बीच में दूरी के लिए दूरी सूत्र इस्तेमाल करें और दूरी की जगह 10 मात्रक लिख कर हल करें तो अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख देना है d यानी दूरी, क्या लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1, y1, x2, y2 वो क्या है, तो इस पॉइंट को हम x1, y1 मान सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हम x2, y2 मान सकते हैं। आप चाहे तो इसे x1, y1 माने, इसे x2, y2 माने, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक पॉइंट को हमें x1, y1 मान लेना है, दूसरे को x2, y2 मान लेना है। वैल्यू पुट करें, डिस्टेंस की जगह आ जाएगा 10, क्योंकि अब की बार दूरी दे रखी है। x2 की जगह आ जाएगा 10 माइनस x1 की जगह 2, उसकी पावर हो जाएगी 2, y2 की जगह आ जाएगा y माइनस y1 की जगह आ जाएगा -3। तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है और y1 की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घात आ जाएगी 2, यानी ये आ गया 10, ये 10 - 2 8, उसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर। 10 बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब जब तक यहाँ से रूट नहीं हटेगा तब तक इसको सॉल्व करना मुश्किल है, तो दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। लिख देना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा, और इधर वर्ग करेंगे तो ये रूट है वो हट जाएगा, आएगा 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, ये आ गया 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। प्लस का 64 उधर जाएगा तो माइनस का बराबर y + 3 का होल स्क्वायर, घटाया तो आ गया 36 y + 3 का होल स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। अब जब भी कोई संख्या रूट के बाहर आती है तो उसके सामने प्लस भी रहता है, माइनस भी रहता है, और जो 36 है वो बाहर आएगा तो बनेगा 6। अब एक बार आप चाहे तो प्लस ले सकते हैं, एक बार चाहे तो माइनस ले सकते हैं। अगर प्लस का चिन्ह लेते हैं तो ये बन जाएगा y + 3 बराबर 6, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस 6 - 3 हो जाएगा 3, यानी y बराबर आएगा 3। अगर माइनस का चिन्ह लेते हैं तो y + 3 बराबर -6, और प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का, तो -6 और -3 ये हो जाएगा -9, यानी अपने पास y की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा y बराबर 3 और एक आएगा y बराबर -9। अगला सवाल, मान ज्ञात करना है त्रिकोणमिति के कुछ थीटा के अंदर वैल्यू है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो उसके लिए आपको tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको त्रिकोणमिति सारणी अभी भी बनानी नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आप जा सकते हैं, और त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर हमने त्रिकोणमिति की सारणी किस प्रकार से बनानी है उसको डिटेल से समझाया है। तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और त्रिकोणमिति सारणी को अच्छे से सीख सकते हैं। फिलहाल अपने पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर त्रिकोणमिति की सारणी बनाकर वैल्यू निकाले, तो हम इनके डायरेक्ट मान लिख रहे हैं। आपको सारणी बनाना सीखना है तो आप उस वीडियो की सहायता से देख सकते हैं। tan 45 हो जाएगा अपने पास एक, cos स्क्वायर 30 है, मतलब cos 30 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो cos 30 होता है अपने पास √3/2, और sin 60 डिग्री तो वो भी होता है अपने पास √3/2। ये सारे मान यहाँ पर अगर पुट करें
तो हो जाएगा 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, यानी टेन 45 का स्क्वायर है। अब ध्यान रखिए जो त्रिकोणमिति है उसके अंदर जो स्क्वायर है वो जो डिग्री वाली वैल्यू है उसके आगे लिखा जाता है। इसका मतलब ये टेन स्क्वायर 45 लिखा है, इसको हम टेन 45 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी इसी को हम कैसे लिखेंगे, तो टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो टेन 45 का होल स्क्वायर लिखना है, टेन 45 एक, उसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर लिखना है, यानी 3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन साइड का होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं क्योंकि दोनों मान एक जैसे हैं, प्लस में माइनस में है, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और अगर ऐसे रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। √3 का स्क्वायर है 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। मान एक जैसे हैं, घट जाएंगे 0 आएगा, 2 इंटू 1 ये आ जाएगा अपने पास 2। यानी ये जो अपने पास त्रिकोणमिति फलन लिखा है इसका मान कितना आ गया अपने पास 2। अगर आपको त्रिकोणमिति के मान पता है, थीटा की वैल्यू पता है त्रिकोणमिति अनुपात के लिए, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला सवाल अपने पास कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर हम कहें कि भूमि का ये वाला बिंदु है, यहां से कुछ दूरी पर एक भवन है और वो भवन है उसकी हाइट है 20 मीटर। भवन की हाइट कितनी है 20 मीटर, माना यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, ये भवन की हाइट होगी। ठीक है, उस भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है, इसके ऊपर एक टॉवर लगा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टॉवर की हाइट है, यहाँ तक ये भवन है और इसके ऊपर ये टॉवर आ गया। कहा कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। यहां से देखते हैं तो ये जो संचार मीनार है इसका तल, ये संचार मीनार का तल हो जाएगा, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री और उसका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। यानी यहां से यहां तक ये पूरा एंगल 60 है और यहां से यहां तक ये कितना है 45 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि मीनार है इसकी टोटल हाइट कितनी है। ऊपर जो संचार मीनार है इसकी ये हाइट हमें पता करनी है। ये 20 है, ये h है, तो यहां से यहां तक ये पूरा कितना हो जाएगा h प्लस 20 मीटर, पूरा कितना हो जाएगा h प्लस 20 मीटर। अब दोनों के लिए ये जो मान है यानी ये जो आधार है वो समान रहेगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं x कह सकते हैं। अब देखना, अगर मैं ये 45 वाला ट्राइंगल लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। अगर छोटा समकोण त्रिभुज चुने, पहले इसका नामकरण कर देते हैं ताकि आसानी रहेगी, ए बी सी और ये हो जाएगा पॉइंट डी। यानी हम ट्राइंगल चुनते हैं डी बी सी, समकोण त्रिभुज है ये, 90 का कोण बन रहा मतलब समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में। इस वाले अगर हम त्रिभुज की बात करें, 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, इसको लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। आप चाहे तो इसे आधार कहें, इसे लंब कहे। तो हम लंब और आधार का अगर अनुपात लिखेंगे तो x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, और लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो tan कहलाता है। यानी यहाँ पर हम tan थीटा यूज कर सकते हैं, tan थीटा बराबर हम लिखते हैं लंब बटे आधा। और इस ट्राइंगल के अंदर जो उन्नयन कोण है यानी थीटा है वो 45 है, तो हो जाएगा tan 45, लंब की जगह आ जाएगा अपने पास 20 और आधार की जगह आ जाएगा x। tan 45 कितना होता है 1, ये हो जाएगा 20 बटे x, 1 के साथ में गुणा होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। यानी ये जो आधार है इसका मान हमें पता चल गया है, ये कितना है 20 मीटर।
तो अब हम इस बड़े समकोण त्रिभुज के अंदर लंब और आधार का अगर अनुपात लगाएं तो अब की बार आधार पता है, लंब के अंदर केवल h की वैल्यू निकालनी है, तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब की बार समकोण त्रिभुज चुना है ABC, समकोण त्रिभुज ABC में उसके अंदर भी लंब और आधार वाली भुजाएं हैं, tan थीटा यूज करें। थीटा की जगह आ जाएगा उसमें उन्नयन कोण 60 डिग्री। लंब का मान, उसके लिए जो लंब का मान है वो पूरा है, यानी h + 20 है, और बटे में आधार कितना हो गया, आधार हो गया अपने पास 20। tan साइड की वैल्यू √3, तो ये हो जाएगा h + 20 बटे में कितना आ जाएगा 20, गुणा करें तो हो जाएगा 20√3 बराबर h + 20। हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए, मतलब h का मान ही ज्ञात करना है, तो प्लस का 20 उधर भेज दें, यानी लिख सकते हैं h + 20 बराबर 20√3, तो h बराबर हो जाएगा 20√3 - 20, 20 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा √3 - 1, पीछे लिख सकते हैं मीटर, यानी ये आ जाएगी अपने पास इस संचार मीनार की ऊंचाई। यानी हमें देखना है कि कहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, उन समकोण त्रिभुजों को चुनना है, वहां पर जो भुजा दी हुई है और जो भुजा ज्ञात करनी है उनका अनुपात लिखना है, वो अनुपात त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात बनता है उसकी सहायता लेनी है। नॉर्मली अपने पास ज्यादातर tan थीटा के ही बनेंगे, अगर लंब और आधार काम में लेना है तो tan थीटा, लंब और कर्ण काम में लेना है तो sin थीटा, आधार और कर्ण काम में लेना है तो cos थीटा, यानी sin cos tan इन्हीं का ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। और पहले हमें वो ट्राइंगल सॉल्व करना है जिसके अंदर मान आसानी से प्राप्त हो जाए, और जहां पर आप और इसको अगर सरल करना चाहें तो अगर कहीं पर 45 डिग्री का एंगल है तो पहले उसको ले लेना है, ताकि वहां से चीजें हैं वो सिंपल बन जाएगी। अगला सवाल, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। अपने पास दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, दो क्या है, सकेंद्रीय वृत्त, यानी दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या है वो अलग अलग है। तो ये हमने क्या कर दिए, दो सकेंद्रीय वृत्त बनाए। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब कि उनके केंद्र समान रखते हैं। क्या है उनकी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इस बड़े वृत्त के अंदर एक जीवा खींचनी है और जीवा ऐसी जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाए, यानी हमें इस जीवा की लंबाई चाहिए, इसे कहे ए, इसे कहे बी, यानी ए बी की हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। ये केंद्र हम लिख देते हैं ओ, ओ से यहाँ पर हम एक लंब खींचते हैं और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पी। अब ध्यान से देखें तो ये ओ पी, ये अपने पास इस छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इस ओ को बी से मिला दूं तो यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास इस बड़े वृत्त की त्रिज्या है जो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अगर ओ को ए से भी मिलाएंगे तो भी ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, कितना लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी यहां से यहां तक ये लंबाई कितनी है वो पता करनी है। अब ये जो पी वाला पॉइंट है उस पर हमने लंबी खींचा है, और आप कह सकते हैं कि ये ए पी है वो स्पर्श रेखा है, यानी ये पी स्पर्श बिंदु है, ओपी क्या है, त्रिज्या है। ये स्पर्श बिंदु, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो स्पर्श बिंदु है वहां पर 90 का कोण बनता है, यानी यहाँ पर जो एंगल है वो 90 का बनेगा, इधर भी जो एंगल है वो 90 का बनेगा, यानी यहाँ पर अपने पास समकोण त्रिभुज बना, इधर भी अपने पास समकोण त्रिभुज बना। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये शेष दो भुजा पता है। इसके अंदर भी ये वाली भुजा ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दे तो पूरी जीवा की लंबाई आएगी कि नहीं आएगी। तो यहां से हम दो समकोण त्रिभुज निकाल देते हैं। अगर इसकी बात करें, ये वाला पॉइंट है ए, ये पी, 90 का एंगल, ये ओ, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं
यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। आधार अगर हम एपी को लेते हैं लिख सकते हैं एपी का स्क्वायर, तो ये अपने पास जो ओपी है वो लंब हो जाएगा, ये बनेगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, एपी स्क्वायर प्लस 9, प्लस का ना उधर जाएगा तो माइनस का, तो 16 बराबर आ जाएगा एपी स्क्वायर। यानी लिख सकते हैं एपी स्क्वायर बराबर 16। तो एपी बराबर आ जाएगा √16, एपी बराबर लिखेंगे 4। अब रूट के बाहर कोई भी मान आता है तो प्लस और माइनस में लिखा जाता है, लेकिन इसको हम प्लस में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो -4 है वो अपने पास किसी की लंबाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि लंबाई है वो हमेशा धनात्मक होती है, वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो ये अपने पास एपी है वो हमेशा पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो एपी अपने पास आ गया 4 सेंटीमीटर। वैसे ही हमें पीबी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम दूसरा समकोण त्रिभुज चुने। समकोण त्रिभुज ओपीबी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 90 के सामने कर्ण, तो इधर भी कर्ण 5 है। आधार पीबी, पीबी का स्क्वायर, लंब 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर पीबी स्क्वायर प्लस 9। 9 उधर जाएगा तो माइनस में, 25 में से 9 गया तो 16, पीबी स्क्वायर बराबर हो गया 16। तो पीबी बराबर भी आएगा √16। तो पीबी बराबर भी आ गया अपने पास 4 सेंटीमीटर। अब जो जीवा AB है, जीवा AB है वो AP और PB को जोड़ने पर ही आएगी। तो AP है अपने पास 4, PB भी है 4, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। यानी बड़े वृत्त की वो जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी उसकी लंबाई कितनी आ गई अपने पास? 8 सेंटीमीटर। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी अपने पास सकेंद्रीय वृत्त होते हैं और उसके अंदर हम बड़े वृत्त के अंदर कोई जीवा खींचते हैं, तो वो छोटे वृत्त को अगर स्पर्श करके जाए तो स्पर्श बिंदु पर वह जीवा समद्विभाजित होती है। यानी ये जो स्पर्श बिंदु है यहाँ पर ये जीवा समद्विभाजित होगी, यानी जितना भाग आगे होगा उतना का उतना भाग पीछे होगा। तो आप चाहे तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज हल करें और वहां से वो कॉन्सेप्ट लिखें कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में यदि बड़े वृत्त की कोई जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाती है तो वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो ये 4 आया है तो ये भी कितना होगा? 4। तो 4 + 4 करके हम क्या लिख सकते हैं? 8। और आप चाहे तो दोनों समकोण त्रिभुज हल करके 4 वैल्यू निकाल सकते हैं और दोनों को जोड़कर 8 भी दिखा सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, का एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे बराबर 10 त्रिज्य खंडों में विभक्त करता है। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है। एक वृत्ताकार ब्रूच बनाना है यानी एक वृत्त का ही निर्माण करना है। अब देखना, काय की जो वृत्ताकार ब्रूच है वो चांदी के तार से बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी परिधि बनाएंगे। यानी जो चांदी का तार है वो हम कहां कहां पर काम में ले रहे हैं, पहले हमने क्या बनाई है? उसकी परिधि। या लिख सकते हैं चांदी के तार की लंबाई। यानी इस वृत्त के अंदर हम कुछ भी कर रहे हैं, जो भी चीज बना रहे हैं वो चांदी के तार से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाई है? परिधि। तो लिख देना है वृत्त की परिधि। और क्या बना रहे हैं? इसके अंदर हम 5 व्यास खींच रहे हैं। 5 क्या खींच रहे हैं? व्यास। केंद्र अगर यहां पर माने तो ये पहला व्यास हो गया। केंद्र अगर यहां लें, ये हो गया अपने पास पहला व्यास, ये हो गया अपने पास दूसरा व्यास, ये हो गया अपने पास तीसरा व्यास, ये हो गया अपने पास चौथा व्यास और ये हो गया अपने पास 5वां व्यास। यानी इसके अंदर हमने क्या खींचे हैं? 5 व्यास खींचे हैं। तो पहले तो हमने इसकी परिधि बना दी और फिर इसके अंदर क्या खींचे? 5 व्यास। एक तो हमने परिधि बनाई है चांदी के तार से और 5 क्या बनाए हैं? व्यास बनाए हैं। अगर उस परिधि की लंबाई और उन व्यासों की लंबाई को जोड़ दिया जाए तो चांदी के तार की टोटल लंबाई आ जाएगी।
यहाँ पर कुछ माप दे रखी है। यहाँ पर कहा है कि व्यास है वो 35 mm है, यानी 2r बराबर कितना दिया हुआ है, 35 mm। ठीक है, तो यहाँ पर परिधि को हम लिखते हैं 2 पाई r, 5 व्यास है यानी 5 इंटू 2r। मान रख के देखें, देखना इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू 2r, क्योंकि सारे गुणा में है तो 2 पाई r को पाई इंटू 2r लिख सकते हैं। तो बेवजह यहाँ पर r की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 5 इंटू 2r, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा और 2r की जगह 35 हो जाएगा। 5 इंटू 2r की जगह हो जाएगा 35। 7 से काटेंगे 5 बार तो 22 पंजे 110 और 5 इंटू 35 यानी 350 का आधा, लिख सकते हैं 175। 110 और 175 को ऐड करेंगे तो आएगा 285। अब ये जो लंबाई है उसके अंदर व्यास mm में दिया है, तो ये भी किस में आ जाएगा, mm के अंदर, यानी चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी 285 mm। अच्छा सवाल है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसके साथ ही आज अपनी ये जो पहली क्लास थी उसके अंदर अपने जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो यही पर समाप्त होते हैं। सारे क्वेश्चन है वो सेलेक्टेड है, एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको एक भी सवाल को मिस नहीं करना है। आपको हर क्लास के एंड तक उसके साथ में जुड़े रहना है ताकि कोई भी पार्ट आपके मिस ना हो और कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो यहाँ पर हल करना आप चूक गए हो और वही बोर्ड एग्जाम के अंदर आ जाए। तो कुछ भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। यहाँ से सारे जो कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। जुड़े रहना है लगातार अरावली पाठशाला के साथ और आपको इस 49 दिनों के चैलेंज को कंप्लीट करना है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जहाँ पर भी आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो लगातार जुड़े रहें, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए हैं बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। धन्यवाद, टेक केयर।